हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोशियोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इसी क्रम में हम लोग 6वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी 5 पार्ट तक कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा और आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ हर वीडियो का पीडीएफ हम शेयर कर देते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 6वां पार्ट है। इसके पहले हमने 5 पार्ट बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया है। ओके, जो छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी लिए हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको लगे कि वीडियो वाकई काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो 6वां पार्ट जो है वो है सामाजिक समूह, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सोशल ग्रुप। ओके, जैसा कि हमने बताया था कि समाजशास्त्र फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आपको केवल समाजशास्त्र का परिचय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समाजशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। ओके, इसके अलावा आपको एक भी चीज़ नहीं पढ़ना है, एक भी पॉइंट नहीं पढ़ना है। पूरे बुक के अंतर्गत समाजशास्त्र का परिचय ही पढ़ना है, यानी समाजशास्त्र से हम संबंधित हम क्या जानते हैं। ठीक है, समाज किसे कहते हैं। तो सामाजिक समूह के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से लगभग 7 या 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में उन 7-8 प्रश्नों से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय में बनता है। तो पहला क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने यहाँ पर लिखे हैं, जैसा कि सामाजिक समूह की परिभाषा दीजिए। ये आपके लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है और दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है, संदर्भ समूह आप क्या समझते हैं, यानी संदर्भ समूह से आप क्या समझते हैं। ओके, ये सभी क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तीसरा है, प्राथमिक समूह से आप क्या समझते हैं, और चौथा क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह से आप क्या समझते हैं। अगला है कि संदर्भ समूह से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। और नेक्स्ट है, अंतः समूह को संक्षेप में समझाइए। और अगला है, बहिर्समूह को संक्षेप में समझाइए। मतलब टोटल 7 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में इन 7 क्वेश्चन में से 1 या 2 प्रश्न जरूर बनता है, चाहे वो लघु उत्तरीय में बने या फिर दीर्घ उत्तरीय में। ओके, तो 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। इस सामाजिक समूह चैप्टर के अंतर्गत से 1 क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को हम टॉपिक वाइज समझते हैं और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। टॉपिक को हम बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ा सके आप। ओके, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला टॉपिक है जो सामाजिक समूह का अर्थ व परिभाषा। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक समूह का अर्थ व परिभाषा बताइए या संक्षेप में लिखिए या फिर टिप्पणी कीजिए। ओके, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आंसर सेम रहेगा। इंग्लिश में बोला जाता है मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ सोशल ग्रुप। ओके, सामान्यतः व्यक्ति एकांकी जीवन व्यतीत नहीं करता। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो समाज है वो समाज का हर एक व्यक्ति एकांकी जीवन व्यतीत नहीं करता। ओके, एकांकी जीवन मतलब अकेला जीवन व्यतीत नहीं करता। अगर इसके विपरीत देखें हम तो इसके विपरीत मनुष्य के जन्म के मृत्यु तक अनेक समूहों में रहता है। जैसा कि आपने अनुभव किया होगा कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो सबसे पहले किस समूह में रहता है? अपने फैमिली के समूह में। जब बड़ा होकर कहीं कमाने जाता है या किसी सोशल ग्रुप में जाता है या कहीं भी जाता है तो फिर वहाँ से समूह उसका इकट्ठा होता है। यानी हर एक व्यक्ति एकांकी जीवन व्यतीत नहीं करता। कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक ग्रुप आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, समूह ज़रूर देखने को मिलेगा। ओके, ऐसा उसके लिए स्वाभाविक है, ऐसा वो नहीं बनाता है, ऐसा स्वाभाविक है क्योंकि ग्रुप होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो इसका विरोध करते हैं या बहिष्कार करते हैं उसके लिए कठोर दंड का भी प्रावधान है। ठीक है, समूह के बिना मनुष्य जीवन का विकास तो हो ही नहीं सकता, उसका जीवित रहना भी कठिन हो जाएगा। जैसा कि आपने अनुभव किया होगा कि अकेले में रहना कितना कठिन हो जाता है। तो ऐसा ही बताया गया है सामाजिक समूह के अंतर्गत कि मनुष्य का जो जीवन है वो अकेले रह ही नहीं सकता। अकेले रहने में उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ उसका जीवन या उसको जीवित रहना भी कठिन होगा।
यही कारण है कि बहिष्कार सबसे कठोर दंड माना गया है। यानी जो सामाजिक समूह का बहिष्कार करते हैं उसको सबसे कठोर दंड माना गया है। ओके। प्राचीन तथा अविकसित समाज की तुलना में आधुनिक समाजों में समूह की संख्या बहुत बढ़ गई है। प्राचीन तथा अविकसित समाज जो थे, लेकिन अब के जो समाज बनते हैं उसमें जो समाज का समूह है वो काफ़ी बढ़ गया है। आपने इस समय देखा होगा कि प्रेजेंट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग जो चलता है, नेटवर्क मार्केटिंग या बहुत सारे ऐसे नेटवर्क हैं जो एक दूसरे के समूह से ही चलते हैं, तो सामाजिक समूह बहुत ही कंपलसरी हो गया। ओके। तो अनेक समाजशास्त्रियों व वैज्ञानिकों ने सामाजिक समूहों का अर्थ को स्पष्ट किया है। इन व्याख्याओं में मनोवैज्ञानिक और दृष्टिकोण प्रमुख रहा है। तो आइए देखते हैं कि प्रत्येक समाजशास्त्री व वैज्ञानिकों का क्या कहना है सामाजिक समूह को लेकर के। जैसा कि एक सबसे प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं जिनका नाम हम हमेशा से लेते आए हैं और हमेशा बताते हैं, आपने हमारे ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी इनकी चर्चा काफ़ी तगड़े से हुई है और सबसे प्रसिद्ध समाजशास्त्री माने जाते हैं जिनका नाम है मैकाइवर एवं पेज। और ये कहते हैं कि समूह से तात्पर्य मनुष्य के उस संग्रह से है जिनमें परस्पर सामाजिक संबंध मिलते हैं। यानी समूह से जो तात्पर्य निकलता है मनुष्य से उस संग्रह से है जिनमें परस्पर सामाजिक संबंध मिलते हैं। और सेपियर कहते हैं, सेपियर के अनुसार है, जब कोई हित सदस्यों को एक सूत्र में बांधता है तो वह समूह का निर्माण होता है। जब कोई हित सदस्यों को एक सूत्र में बांधता है तो वहाँ किसका निर्माण होता है? एक ग्रुप का निर्माण होता है, सोशल ग्रुप का निर्माण होता है। ओके। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा और जब भी आप एग्जाम में आंसर राइटिंग कीजिएगा तो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार और सेपियर के अनुसार आप लोग ज़रूर लिखिएगा सामाजिक समूह की परिभाषा को। ओके। क्योंकि जब आप किसी आंसर राइटिंग में किसी समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, इनके अनुसार कही गई या दी गई परिभाषा को आप लिख देते हैं तो वो आंसर राइटिंग और भी अच्छी हो जाती है और नंबर मिलने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, सामाजिक समूह के अंतर्गत हम लोग विभिन्न टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसा कि संदर्भ समूह, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, जो कि अलग अलग डिफिनेशन हर समूह की हैं। ओके। तो इसके अंतर्गत हम लोग संदर्भ समूह का अर्थ समझते हैं, मीनिंग ऑफ रेफरेंस ग्रुप, जिसे बोला जाता है मीनिंग ऑफ रेफरेंस ग्रुप। ओके। तो संदर्भ समूह का अर्थ क्या है, सबसे पहले आइए हम समझते हैं। संदर्भ समूह की अवधारणा का विकास यद्यपि अनेक आधुनिक विद्वानों ने किया। ओके। जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी डिफिनेशन होगा, किसी भी चीज़ की परिभाषा होगी, सिर्फ उन्हीं की परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी चीज़ खोज होती है तो उस पर बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद जिसको जो मैटर समझ में आता है वो अपने अनुसार उसकी डिफिनेशन बनाता है। ठीक है। तो सेम वैसे भी सामाजिक समूह में जिन जिन लोगों ने इस सामाजिक समूह को देखा है, अच्छे से समझा है, वो सामाजिक समूह की परिभाषा अपने आप डिनोट किया है और सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या है कि संदर्भ समूह की अवधारणा का विकास यद्यपि अनेक आधुनिक विद्वानों ने किया। सबसे पहले इसका प्रयोग 1942 में हाइमन ने किया अपने एक लेख फाइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, क्या फाइकोलॉजी ऑफ स्टेटस के माध्यम से किया। किससे? फाइकोलॉजी ऑफ स्टेटस के माध्यम से किया। इसके अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने संदर्भ समूह का प्रयोग किया। ओके। संदर्भ समूह की अवधारणा दिया। इनमें से कुछ उल्लेखनीय है ऐसे में जैसे मार्टन, किट, न्यूकाव। ओके। तो ये जितने भी हैं इनको याद रखिएगा, जहोदा आदि, जहोदा व टर्नर आदि। ओके। तो ये विभिन्न विद्वानों ने संदर्भ समूह की अवधारणा को इस प्रकार से परिभाषित किया है। एक संदर्भ समूह वह समूह है जिसका व्यक्ति तुलना के लिए एक प्रमाणिक समूह रूप में प्रयोग करता है। ओके। अर्थात ऐसा समूह जिससे व्यक्ति अपने मूल्य प्राप्त करता है। ओके। ये किसने कहा? न्यूकाप तथा टर्नर। न्यूकाप तथा टर्नर का कहना है कि एक संदर्भ समूह वह समूह होता है जिसका व्यक्ति तुलना के लिए एक प्रमाणिक समूह के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है। यानी किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से तुलना या किसी समाज से तुलना के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? सोशल ग्रुप कहते हैं। और ऐसा समूह जिससे व्यक्ति अपने मूल्य को प्राप्त करता है, अपनी वैल्यू को प्राप्त करता है, उससे क्या बोला जाता है? संदर्भ समूह बोला जाता है। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक समूह का अर्थ एवं परिभाषा। ओके।
प्राथमिक समूह का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ प्राइमरी ग्रुप। ओके, तो कूले एक समाजशास्त्री हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। कूले ने प्राथमिक समूह को स्पष्ट करते हुए लिखा, प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य ऐसे समूह से है जिनमें घनिष्ठ आमने सामने के संबंध व सहयोग मिलते हैं। ओके, प्राथमिक समूह मतलब वो ये होता है कि जिसमें घनिष्ठ, जिसमें सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध हो, ठीक है, या फिर आमने सामने के सहयोग मिलते हैं। जैसा कि आप प्राथमिक समूह के अंतर्गत एक फैमिली को रख सकते हैं, या पास पड़ोस के लोगों को रख सकते हैं, या फिर अपने स्टाफ या किसी ऑफिस में वर्क करते हैं तो उनमें जितने भी कर्मचारी हैं या साथ सहयोगी हैं उनको एक अपने प्राथमिक समूह के अंतर्गत रख सकते हैं, प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत। ओके, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी ग्रुप, जिनमें घनिष्ठ व आमने सामने का संबंध व सहयोग होता है, उन्हें क्या बोला जाता है, प्राथमिक सहयोग। ओके, वे अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं, किंतु मुख्य रूप से वे मनुष्य के आदर्शों व सामाजिक प्रकृति के निर्माण में प्राथमिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि वही तो मुख्य रूप से मनुष्य के आदर्शों को विकसित करते हैं, प्राथमिक समूह से होते हैं। कूले ने परिवार, क्रीड़ा समूह व पड़ोस को प्राथमिक समूह का दर्जा दिया है या प्राथमिक समूह माना है। जो कूले वैज्ञानिक थे या कूले जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने फैमिली, क्रीड़ा स्थल या क्रीड़ा ग्रुप को या फिर पड़ोस को प्राथमिक समूह के अंतर्गत माना है। ओके, बीर स्ट्रीट जो कि ये भी काफ़ी प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, उन्होंने लिखा है कि प्राथमिक समूह से कूले का तात्पर्य घनिष्ठ व्यक्तिगत आमने सामने के संबंधों के समूह से था, जिसमें परिवार के हमारे साथी व घनिष्ठ सहयोगी मिलके, कूले ने आमने सामने शब्दों का शाब्दिक अर्थ में प्रयोग न करके अलंकारिक ढंग से प्रयोग किया है। अर्थात कूले और बीर स्ट्रीट की परिभाषा में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम परिभाषा है लगभग। थोड़ा ये जो वो शाब्दिक आमने सामने का शाब्दिक अर्थों का प्रयोग करके ये अलंकारिक ढंग से प्रयोग करते हैं, और जबकि कूले ने डायरेक्ट उसका प्रयोग किया है कि ये एक सोशल ग्रुप जो है या पास पड़ोस का या फैमिली का या क्रीड़ा का, ये प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। ओके, दूसरी हेडिंग जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग है, द्वितीयक समूह का अर्थ एवं परिभाषा समझाइए। द्वितीयक समूह का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग ऑफ सेकेंडरी ग्रुप एंड डिफिनेशन। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो कि हर बार आपके लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं द्वितीयक समूह का अर्थ एवं परिभाषा। वर्तमान समय में द्वितीयक समूह व संबंधों का युग, इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। हम जन्म तो प्राथमिक समूह में लेते हैं, किंतु हमारा अधिकांश जीवन द्वितीयक समूह में व्यतीत होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि वर्तमान समय में द्वितीयक समूहों का संबंध का युग है। जो प्रेजेंट टाइम में जो ये युग चल रहा है वो एक द्वितीयक समूह का युग है। ओके, इनकी संख्या जो है निरंतर वृद्धि हो रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम जन्म तो प्राथमिक समूह में लेते हैं। वर्तमान समय में मान लीजिए हम किसी फैमिली में जन्म लिए, तो लगभग मुझे लगता है कि लगभग 20% ऐसे लोग होंगे जो अपने घर या परिवार में रहते होंगे, ठीक है, या किसी पास पड़ोस में जो जहाँ जन्म लिया है वहाँ रहता होगा। जबकि 80% लोग आपको देखने को मिलेंगे जो अपनी जीवन आजीविका चलाने के लिए वो किस अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में प्रवेश करते हैं या जाते हैं। ठीक है, तो ये मानना है हमारा कि लगभग 20% लोग हैं जो प्राथमिक समूह के अंतर्गत बचते हैं, जबकि 80% लोग अपनी आजीविका और जीवन पर्यंत के लिए बाहर जाते हैं। तो सेम वो क्या हो गया कि एक द्वितीयक समूह हो गया जो अपना प्राथमिक समूह छोड़ करके किसी अन्य समूह में सम्मिलित होता है, उसे क्या बोला जाता है, द्वितीयक समूह। ठीक है, समझ में आ रहा है, द्वितीयक समूह में व्यतीत होता है। यही हमारे अनेक विशिष्ट हितों एवं स्वार्थी की पूर्ति करते हैं, है ना। तो क्योंकि अपने जीवन आजीविका को चलाने के लिए या अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए या अन्य कार्यों को पूर्ति करने के लिए हमें एक दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ता है या दूसरे देश में शिफ्ट होना पड़ता है ना। इसका अर्थ ये है कदाप नहीं कि प्राथमिक समूह का महत्व कम हो रहा है। लेखक कहता है कि इसका अर्थ ये नहीं कि प्राथमिक समूह का महत्व कम हो रहा है, क्योंकि प्राथमिक समूह, हर एक व्यक्ति को प्राथमिक समूह में रहना ही पड़ता है, क्योंकि प्राथमिक समूह से ही वो दूसरे द्वितीयक समूह में इंटर कर सकता है। जब तक प्राथमिक समूह में वो रहेगा नहीं तब तक द्वितीयक समूह में उसको इंटर कर पाना संभव नहीं है। ओके, प्राथमिक समूह आज भी द्वितीयक समूह के लिए अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि प्राथमिक समूह के बिना द्वितीयक समूह नहीं हो सकता भाई,
क्योंकि प्राथमिक समूह में रहना अनिवार्य है, उसका अस्तित्व अनिवार्य है, तभी आप द्वितीयक समूह में प्रवेश कर सकते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि परिवार समाज की आधारशिला है। ओके, जैसा कि आपको पता ही है कि परिवार क्या है, समाज की आधारशिला है, और वैज्ञानिक भी ऐसा कहते हैं कि परिवार क्या है, समाज की आधारशिला है। क्योंकि जब फैमिली बनता है, फैमिली से धीरे धीरे जब फैमिली बड़ी होती है तो धीरे धीरे एक गांव बसता है, परिवार बसता है और एक समाज बसता है, तभी एक संगठित और एक बड़े समाज का निर्माण होता है। ठीक है। क्रीडा समूह भावी नागरिकों के प्रशिक्षण का सर्वोत्तम केंद्र है। क्रीडा समूह यानी कोई खेल वाला समूह है, जैसा कि हम वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, मैच खेलते हैं, ये सब जो ग्रुप है इसमें सब हो सकता है कि कोई एक ही गांव से इंटर किया हो, एक ही गांव से प्रवेश किया हो, बहुत सारे खिलाड़ी एक ही गांव से आए हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग क्षेत्रों से आए हों, या अलग अलग गांवों से आए हों, या फिर अलग अलग देशों से आए हों। लेकिन जो ये समूह बनता है भाई, ये जो समूह बनता है वो एक प्रशिक्षण का सर्वोत्तम केंद्र है। बिना इन प्राथमिक समूहों के विशाल द्वितीयक समूह की स्थिति बहुत कुछ बिना जड़ों के पेड़ जैसी होगी। ठीक है, कहने का अर्थ ये हुआ कि बिना इन प्राथमिक समूहों के विशाल द्वितीयक समूह की स्थिति बहुत कुछ बिना जड़ों के पेड़ जैसी होगी। तो मतलब बिना प्राथमिक समूह के द्वितीयक समूह का निर्माण संभव नहीं है, साफ साफ समझ लीजिए। ओके, द्वितीयक समूह की व्याख्या कई समाजशास्त्रियों ने की है। जैसा कि हमने बताया कि हर एक डिफिनेशन की, हर एक परिभाषा की व्याख्या बहुत सारे समाजशास्त्री अपने अलग अलग अनुसार अपने रूप में अलग अलग प्रकार से करते हैं। इनके अध्ययन में द्वितीयक समूह को स्पष्ट किया जा सकता है। चार्ल्स कूले ने यद्यपि द्वितीयक शब्द का प्रयोग नहीं किया, किंतु प्राथमिक समूह के विपरीत समूह की विशेषता को लिखा है। तो चार्ल्स कूले जो थे, ये इन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा को या सामाजिक ग्रुप की परिभाषा को द्वितीयक समूह के रूप में प्रयोग नहीं किया, लेकिन इन्होंने इसके प्राथमिक समूह के विपरीत समूह की विशेषता को लिखा है। इनके अनुसार ये समूह जिनमें प्राथमिक तथा अर्ध प्राथमिक समूहों की विशेषताएं नहीं होती और संपर्क की घनिष्ठता का नितांत अभाव होता है। ओके, इनके अतिरिक्त तो कुछ और समाजशास्त्रियों ने द्वितीयक समूह की परिभाषाएं दी हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। जैसा कि आगवर्न एवं निनकाफ कहते हैं कि द्वितीयक समूह उन्हें कहते हैं जिनमें प्राप्त अनुभवों में घनिष्ठता का अभाव होता है। ओके, आकस्मिक संपर्क से ही द्वितीयक समूह का सारतत्व होता है। मतलब द्वितीयक समूह के बनने का रीजन कैसे होता है, ये आगवर्न एवं निनकाफ कहते हैं कि जो द्वितीयक समूह होता है ये आकस्मिक संपर्क से ही द्वितीयक समूह का सारतत्व होता है। ऐसा रियल में भी है कि जैसे आपने देखा होगा कि पहले फैमिली को तो हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक समूह कहेंगे, फिर हमारे पास पड़ोस के जो लोग हैं उनके ग्रुप को क्या कहेंगे, फिर भी उनको क्या कहेंगे, प्राथमिक समूह कहेंगे। लेकिन जो अचानक मान लीजिए आपको कोई जॉब मिल गई या आप कहीं काम करने गए, वहाँ पर हो सकता है कि अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हों काम करने के लिए, हो सकता है कि कई राज्यों से आए हों या किसी देश विदेश से आए हों। तो जो उस ऑफिस में काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं वो भी तो एक ग्रुप है, और उस ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीय ग्रुप। जो कि आप उस द्वितीय ग्रुप में आकस्मिक या अचानक शामिल हुए हैं, उसे क्या बोला जाएगा, द्वितीय ग्रुप। ओके, इसके अनुसार देखते हैं कि द्वितीयक समूह को स्थूल रूप में सभी प्राथमिक समूहों के विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है। यानी द्वितीयक समूह को स्थूल रूप में सभी प्राथमिक समूहों के विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग फैमिली या पड़ोस को क्या कहते हैं, प्राथमिक ग्रुप, उसका विपरीत फैमिली पड़ोस को छोड़ दीजिए, वो क्या हो गया, द्वितीय ग्रुप। तो प्रोडेविस का कहने का अर्थ यही है। ओके, फेयरचाइल्ड कहते हैं कि समूह का वह रूप जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन प्राथमिक समूहों की घनिष्ठता से भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक समूह। समूह का वह रूप जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन प्राथमिक समूह की घनिष्ठता से भिन्न, उसे क्या कहा जा सकता है, द्वितीयक समूह। यानी आप कह सकते हैं कि जो सामाजिक संपर्क है, जिससे आप हमेशा संपर्क रहते हैं, है ना, तो और प्राथमिक समूह को छोड़ करके जो भी अन्य समूह बनता है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, द्वितीयक समूह कह सकते हैं। ओके, बीड स्ट्रीट कहते हैं कि वे सभी द्वितीयक समूह हैं जो प्राथमिक नहीं है। इनका सिंपल सा परिभाषा है, इनका कहने का सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक समूह नहीं है या प्राथमिक नहीं है। ओके,
तो ये बिल्कुल छोटी लाइनों में या 2 वर्डों में एक परिभाषा को डिफाइन करते हैं। आगे देखते हैं कि जैसे उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें सदस्यों के मध्य अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा कि द्वितीयक समूह को स्पष्ट रूप से हम क्या कह सकते हैं कि वे समूह होते हैं जिनमें सदस्यों के मध्य अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। यानी आप इन समूहों को ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि जिनमें आपका खून का रिश्ता नहीं होता है, या फिर बिल्कुल बचपन से नहीं जानते होते, या फिर आपने कभी उनको देखा नहीं है। एक नया रिश्ता बनता है या एक नया संगठन बनता है, उसे हम द्वितीयक समूह का रूप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में अंतर लिखिए, ओके, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में अंतर लिखिए, तो आप बिल्कुल आसानी तरीके से लिख पाएंगे अगर आपने बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुना होगा तो। ठीक है, तो कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में क्या अंतर है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक 1-2 बार आप वीडियो को देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में क्या अंतर है। और आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास जरूर करें। हालांकि हम पीडीएफ दे देते हैं, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री पीडीएफ होता है। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें या फिर हमने टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का पीडीएफ सेंड कर दिया है, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का भाई कोई चार्ज नहीं लगता है, मेहनत हम जरूर करते हैं पर पीडीएफ फ्री देते हैं आप सभी को। इसके बदले में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, कम से कम 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा भी हेल्प हो सके। हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमारा भी कुछ फ़ायदा हो सके। और हाँ, आप लोगों के लिए हम निरंतर मेहनत करते रहेंगे। आप जिस भी वीडियो की मांग करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट की मांग करेंगे, उसको हम ज़रूर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे और बेहतर ढंग से। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट हेडिंग है अंतः समूह को संक्षेप में समझाइए। ओके, अंतः समूह को संक्षेप में समझाइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखिए, अंतः समूह किसे कहते हैं? जिन समूहों से व्यक्ति अपना तदात्मक स्थापित करता है वे उसके अंतः समूह हैं। जिन समूहों से व्यक्ति अपना तदात्मक स्थापित करता है वे उसके अंतः समूह हैं। ऐसे समूहों में सजाति के प्रति चेतना का भाव प्रमुख होता है। यही कारण है कि उनके प्रति ऐसी मनोवृत्ति पनपती है जिससे कुछ समूहों को अपना समूह व उनके कार्यों और उद्देश्यों को अपना कार्य और उद्देश्य मानने लगते हैं। यही नहीं, अंतः समूह में सहानुभूति का तत्व होता है और सदस्य निकटता का अनुभव करते हैं। ओके, व्यक्तिगत कल्याण समूह कल्याण के साथ जुड़ जाता है। अंतः समूह अनेक प्रकार का होते हैं जिनका व्यक्ति सदस्य होता है। वे व्यक्तियों पर दबाव डालते हैं जिससे कि उनके विश्वास और ढंग समूहों के अनुकूल हो जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अंतः समूह के अंतर्गत क्या होता है कि जो एक तरह से आप इसको सिंपल भाषा में कहें तो अंतः समूह भी एक तरह से प्राथमिक फैमिली होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच सहानुभूति होती है और यहाँ तक कि वो एक दूसरे के कार्यों और एक दूसरे के उद्देश्यों को अपना कार्य एवं उद्देश्य समझने के लिए प्रभावित होते हैं। तो उसे हम लोग क्या समझ लेते हैं? अंतः समूह। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि लघु उत्तरी में अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा अंतः समूह, ओके, अंतः समूह को हमने संक्षेप में समझा। सेम उसी के अपोजिट एक टॉपिक बनता है बहिर्समूह। ओके, तो अंतः का मतलब अंदर का समूह और बहिर्समूह का मतलब बाहर का समूह। ये एग्जाम में आपके लघु उत्तरी के अंतर्गत पूछा जाता है। जैसा कि आइए इसको हम समझते हैं कि अंतः समूह के विपरीत बहिर्समूह होता है। वास्तविकता तो यह है कि दृष्टिकोण के भेद से कुछ लोगों के लिए जो अंतः समूह है वही दूसरों लोगों के लिए बाह्य समूह हो जाता है। बाह्य के प्रति या बाह्य समूह के प्रति या दूसरे लोगों के समूह का अभाव होता है। हम इन्हें संदेश या घृणा से देखते हैं। हम इन्हें अलग अलग समझते हैं और इसके प्रति दिखावा और औपचारिकता बरतते हैं। इनसे सामाजिक दूरी का अनुभव करते हैं और अपने से भिन्न मानते हैं। ओके, जैसे कुछ हिंदू लोग ईसाइयों को मल्लेच्छ मानते हैं या ईसाइयों को बहिर्समूह मानने का फल है। ओके, तो बहिर्समूह आप समझ गए। जैसा कि अंतः समूह में हम लोग क्या करते थे, एक दूसरे से काफ़ी एक बिल्कुल अपने अर्थों में कहें, अगर हम अपने तरीके से कहें कि अंतः समूह को हम क्या कहते थे कि अंतः समूह में हम लोग एक दूसरे से निकट रहते थे, एक दूसरे के कार्यों को अपना कार्य समझ करके करते थे, एक दूसरे को अपना
जाति बिरादर या अपना भाई बंधु समझते थे, जबकि बहिर समूह में ऐसा नहीं है। जैसा कि हिंदू मुस्लिम, कोई हिंदू है तो अपने जाति को और हिंदू रख रहा है और अपने को अलग रख रहा है, कोई मुस्लिम है तो उससे थोड़ा अलग हो रहा है, या फिर ईसाई, सिख, है ना, मतलब ये एक दूसरे जात बिरादर इसमें डिफरेंट होता है, एक दूसरे को अलग करने की कोशिश करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, बहिर समूह बोला जाता है। ठीक है, तो अंतर समूह में हम लोग सभी एक हो जाते हैं, जबकि बहिर समूह के अंतर्गत थोड़ा हमें दूरी की भावना देखने को मिलती है। ओके, इस प्रकार ये मेरा 6वां चैप्टर समाप्त होता है समाजशास्त्र का। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो इसी क्रम में और जल्द ही मिलते हैं चैप्टर 7 के साथ। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना ना भूलें, अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।